सो वेलकम एवरीवन वंस अगेन टू आवर चैनल। आज हमारे साथ हैं मिस्टर विनय पहाड़िया, who is CIO at PJM India Mutual Fund from last 3.5 years. Prior to PJM, he was with Union AMC for 6 years as a CIO and Invesco for 11 years as a senior fund manager. इनके पास इक्विटी मार्केट्स और फंड मैनेजमेंट का बहुत गहरा अनुभव है। आज हम मार्केट आउटलुक, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, सेक्टर एलोकेशन एंड फंड सिलेक्शन के कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। So first of all, let me start with the very basic question, sir. That is about current market outlook. सबसे पहले करंट मार्केट को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आज भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज बची हैं? So Aniket, thank you for having me on the podcast. बहुत बहुत धन्यवाद and a warm wishes to all your viewers. So answering your question कि आज के मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज है, इनफैक्ट मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज के मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। तो मार्केट के अंदर जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है वो मार्केट के जो प्राइसेस से इनवर्सली कोरिलेटेड होता है। तो अगर मार्केट के प्राइस बढ़ते हैं तो हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो कम हो जाता है, और अगर मार्केट के प्राइस गिरते हैं तो हमारा पोटेंशियल रिटर्न बढ़ जाता है। तो इन्वेस्टर्स, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनको मार्केट के प्राइस गिरने से सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए प्राइसेस कम हो गए हैं। एक और तरीका यही है कि जो चीज आप नियमित तौर पे खरीदते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आलू हो या कांदा हो या कोई और ऐसी सब्जी हो, तो आप क्या उनके प्राइसेस बढ़ने से खुश होते हैं या गिरने से खुश होते हैं? गिरने से खुश होते हैं, क्योंकि वी वांट टू कंज्यूम इट फॉर ऑन अ रिकरिंग बेसिस। सिमिलरली शेयर्स के प्राइस अगर गिरते हैं तो हमारा जो पोटेंशियल रिटर्न है वो बढ़ने लग जाता है, और इसके लिए गिरते हुए प्राइसेस में इनफैक्ट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। इन लास्ट कुछ 6 महीने से साल भर से मार्केट में ओवरऑल एक्साइटमेंट का एनवायरनमेंट नहीं है, थोड़ा सा शांति का माहौल है, थोड़ा प्राइसेस गिर रहे हैं। सो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज पैदा कर रहा है। ओके सर, अक्सर देखने मिला है कि मैक्सिमम इन्वेस्टर्स जब राइजिंग मार्केट फेज होता है उस समय अपनी एसआईपीस को इंक्रीज करते चले जाते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करते चले जाते हैं। बट वही अपोजिट होता है जब वॉलेटाइल मार्केट मिलता है, विच इज अ गुड पीरियड एक्चुअली टू एक्यूमुलेट यूनिट्स, उस समय पे उनकी एसआईपीस क्लोज हो जाती है या फिर इन्वेस्टमेंट्स अपने रिडीम करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? सो मैं यही बोलना चाहूंगा कि शेयर मार्केट में जो निवेश का जो तरीका है वो उसे आप एक सलाहकार के थ्रू ही करें, क्योंकि सलाहकार ऐसा है जो प्रोफेशनल होता है, जिसे स्टॉक मार्केट के बारे में समझ है कि क्या ये एक अच्छा समय है पैसे बढ़ाने का या कम करने का, वो आपको सही तरीके से एक सलाह दे सकता है। सो वो उसके वजह से आई थिंक लोगों के ये प्रोफेशनल एडवाइस न लेने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है कि लोग देखते हैं कि जब शेयर मार्केट बढ़ता है, हमारे रिटर्न्स अच्छे हो रहे हैं, तो हमें और पैसा डालते हैं, विच इज नॉट द करेक्ट अप्रोच। जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कशन किया था, शेयर्स के जब प्राइस बढ़ते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न कम होता है, और जब प्राइस गिरते हैं तो हमारा रिटर्न बढ़ता है। तो इसके लिए जब मार्केट जब गिरता है या जब सस्टेन्ड लोअर फेज में होता है, तब हमें इनफैक्ट हमारे एक्सपोजर, जो हमारा जो निवेश है, वो बढ़ाना चाहिए। और जब बढ़ता है मार्केट और एक बुलिश एनवायरनमेंट में होता है, तो हमें थोड़ा स्लो डाउन कर लेना चाहिए हमारा जो निवेश का जो स्पीड है। सो एक्चुअली जो निवेशकों को करना चाहिए वो एक ऑपोजिट फिनोमिनन है देन व्हाट वी आर सीइंग। और इसके लिए आई वुड से दैट दे शुड सीक प्रोफेशनल एडवाइस व्हाइल इन्वेस्टिंग। जैसे कि कोई खुद सर्जरी तो इन्वेस्टर खुद नहीं करता, या कोई इंसान सर्जरी तो नहीं करता, या खुद का केस लड़ने के लिए कोर्ट में नहीं जाता, लॉयर या डॉक्टर को ही लेते हैं। इसी तरह अपने पैसों के साथ भी करें। आज के मार्केट एनवायरनमेंट में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स के साथ साथ कौन से 2-3 पैरामीटर्स पर फोकस करना चाहिए? बिकॉज रिटर्न्स इज समथिंग जो उनके दिमाग में बैठा है, बस एक ही चीज को पकड़ के चलते हैं, पास्ट रिटर्न्स देख के और दे इन्वेस्ट। इसके अलावा अगर इसको प्रायोरिटी ना दी जाए तो और कौन से 2-3 पैरामीटर्स हो सकते? सो अनिकेत, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि ये एक गलत एक्सपेक्टेशन होगी कि इन्वेस्टर को रिटर्न्स नहीं देखने चाहिए। इन्वेस्टर
शेयर्स में पैसे निवेश करता है ये उम्मीद में कि उसे अच्छे बैंक से या और कोई ऑल्टरनेटिव से बेटर रिटर्न मिलेंगे। सो पहली बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि निवेशकों को जरूर देखना चाहिए रिटर्न्स, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप इक्विटीज में या शेयर्स में निवेश करते हैं या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, तो वो जो रिटर्न्स की जो टाइम होराइजन है उसे आप एक लंबी अवधि तक देखिए, 3 साल 5 साल तक की रिटर्न्स को जज करिए कि कौन से फंड्स है या कौन से शेयर्स है जो लंबे समय तक अच्छा रिटर्न्स दिए हैं, उनको आप कंसिडर करिए रादर देन 1 महीने में कौन सा अच्छा रिटर्न दिया है या कौन से फंड्स ने या कौन से शेयर्स ने अच्छा रिटर्न दिया है। जो छोटी अवधि के अंदर रिटर्न्स को न जांचें, एक लंबी अवधि से रिटर्न्स को जांचें और उसके बेस पर अपना डिसीजन बनाएं। सो पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा कि उनको रिटर्न्स देखना चाहिए, लेकिन लॉन्ग पीरियड का रिटर्न्स देखना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज, उन्हें ये जरूरी है कि उन्हें अपना पोर्टफोलियो को एसेट एलोकेशन पे फोकस करना चाहिए। तो निवेश में जैसे कि अगर इक्विटी में निवेश किया उन्होंने, फिक्स्ड इनकम में निवेश किया या कुछ कमोडिटीज में निवेश किया या रियल एस्टेट के फंड्स में निवेश किया, तो इस तरह से एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन करना जरूरी है रादर देन प्योरली सारा का सारा पैसा अगर इक्विटीज में डाल दिया या सारा का सारा पैसा बॉन्ड्स में डाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दूसरी चीज है जो जिसको निवेशकों को ध्यान में रखना चाहिए। सो बेसिकली रिटर्न्स देखना चाहिए, बट लॉन्ग टर्म रिटर्न्स जिससे सस्टेनेबिलिटी हमको प्रूव होती है। करेक्ट, बिल्कुल। सर, पीजेएम का एक फ्रेमवर्क है जहाँ पे आप लोग कंपनीज को डिफाइन करते हैं, एनएससी 500 कंपनीज को ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड ग्रोथ, क्वालिटी और ग्रोथ, और नीदर क्वालिटी नॉर ग्रोथ कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब क्या है? So, इसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब कि ये है कि भाई लेट्स तीन कैटेगरी है, हमने बोला है कि कंपनीज 3 कैटेगरी में होती है। पहली कैटेगरी की एग्जांपल लें कि कंपनी जिनके अंदर ग्रोथ भी है और जिनका बिजनेस क्वालिटी भी है, ऐसी कौन सी कंपनी हो सकती है? फॉर एग्जांपल अगर कोई हम न्यू एज कंपनी ले, जैसे फूड डिलीवरी बिजनेस है या कोई कॉमर्स बिजनेस है, वहां पे कंपनीज को निवेश करने की जरूरत कम पड़ती है और जस्ट बिकॉज उनकी मार्केट प्रेजेंस अच्छी है, जस्ट बिकॉज कंज्यूमर्स के दिमाग में उनके बारे में एक विश्वास है, उनको अच्छे खासे ऑर्डर्स मिलते हैं जिसकी वजह से उनका प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होती है कम निवेश करके। तो ये होता है रिटर्न ऑन कैपिटल, जिसके वजह से जो हमें बताता है कि कौन से बिजनेसेस में कम पैसा लग के ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आती है। दूसरा, एक और जो जरूरी चीज होती है कि भाई ये बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो प्रॉफिट जो आता है उसको यूज करके और ग्रो कर सके। सो जो ग्रोथ होती है प्रॉफिट्स में वो भी ज्यादा होनी चाहिए। सो ये दोनों चीज कंबाइन करके अगर हम देखें तो कुछ सेक्टर्स या कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिसमें ये दोनों कैटेगरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। एग्जाम्पल के तौर पे हम और ले सकते हैं हॉस्पिटल्स। वहां पे कंपनियों की रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी होती है और वो अपने आप को ग्रो भी कर पाते हैं, जैसे कि एक हॉस्पिटल एक सिटी में है, फिर दूसरा सेटअप किया, तीसरा सेटअप किया। इस तरह से एक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स को अच्छा एक कंपाउंडिंग मिलती है। ये कैटेगरी हमने फाइंड आउट किया कि इंडिया में पिछले 20 साल में 16 आउट ऑफ 20 साल अच्छा की। वैसे 4 साल गए हैं जिसमें ये टाइप की कंपनियों ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया। तो एक ये चीज हमने नोटिस की है। तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, रिसर्च ये बताती है कि जो आपका सारा निवेश होना चाहिए वो इस टाइप की कंपनीज में होना चाहिए। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इस टाइप की कंपनीज का बनाना चाहिए। ब्रीफली बताऊंगा 2 अदर कैटेगरीज में क्या टाइप की कंपनीज होती है। तो दूसरी कैटेगरी होती है जिसमें बिजनेस क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन वो ग्रो नहीं कर पाते। तो एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कुछ एफएमसीजी कंपनीज है, वो उनका रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत ज्यादा है लेकिन वो मैच्योर कंपनीज है। वो इतनी जैसे कि अगर आप इंडिया में साबुन की पेनिट्रेशन ऑलमोस्ट सभी लोग साबुन लगाते हैं, राइट? सभी लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं, तो कितना यूज कर सकते हैं टूथपेस्ट? और सो एक मैच्योरिटी आ गई बिजनेस में, तो वो बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहे हैं लेकिन एग्जिस्टिंग जो कैपिटल है उसके ऊपर अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल है। तो ये कंपनीज थोड़ा अच्छा डिविडेंड वगैरह दे सकती है लेकिन आपका पैसे को कंपाउंड नहीं कर सकती। तीसरी कैटेगरी कंपनी है जो क्वालिटी भी खराब है और ग्रोथ भी नहीं है। सो उसके अंदर आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि भाई पेपर की कंपनियां हैं
ये सालों साल पेपर मिल्स वहीं पे है, वो उनके हर 100 रुपए जो पेपर में डाला उन्होंने बिजनेस में, उस पे 10 या 5 रुपया जनरेट कर सकते हैं या 12 रुपया जनरेट कर सकते हैं, और ये ग्रो नहीं कर पाती ज्यादा, इसकी डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है। सो ये टाइप की कंपनी है जो कमोडिटी कंपनीज होती है, ये होती है लो क्वालिटी एंड लो ग्रोथ बिजनेसेस। सबसे वीक जो रिटर्न्स रहे हैं निवेशकों के, वो इस कैटेगरी की कंपनियों में रहे हैं। इसके लिए जिम में जो हमारा इन्वेस्टमेंट का जो अप्रोच है, वो है इन्वेस्ट करना सबसे पहली कैटेगरी की कंपनीज में जो हाई ग्रोथ और हाई क्वालिटी। ओके, सो आप सिर्फ पहली कैटेगरी के ही पैरामीटर्स पे जाते हैं या यू कम अंडर सेकंड कैटेगरी आल्सो? हम लोग कोशिश करते हैं कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं पहली कैटेगरी की कंपनीज में। तो इस फ्रेमवर्क का प्रैक्टिकल यूज फंड मैनेजमेंट में कैसे होता है? क्या पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखता है? बिल्कुल दिखता है। तो इसका बहुत आसान भाषा में बोलूं तो ये है कि भाई, जब अच्छी क्वालिटी और अच्छी ग्रोथ की कंपनीज अच्छा करती है तो हमारा पोर्टफोलियोज अच्छा करता है, और जब ये खराब करती है तो हमारा पोर्टफोलियोज भी खराब करता है। क्यों हमने इसमें पैसे लगाए या ये पोर्टफोलियोज क्रिएट किए? क्योंकि हमने, जैसे कि मैंने बताया, 20 साल की रिसर्च के बाद हमें ये पता चलता है कि इन टाइप की कंपनियों में जनरली 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स आउट परफॉर्मेंस होती है, मतलब इन्होंने बेटर रिटर्न दिए मार्केट से सामने। सो इसके लिए उम्मीद यही है कि जब ये पोर्टफोलियो हम बनाते हैं इन टाइप की कंपनियों में, पोर्टफोलियो का रिटर्न मार्केट से थोड़ा बेटर होना चाहिए 8 आउट ऑफ 10 ईयर्स में। उसमें जरूरी चीज ये भी याद रखना जरूरी है कि 2 साल ऐसे होंगे जब खराब ही रिटर्न आएंगे। तो जब हम ट्रू टू लेबल होते हैं कि जैसा आपने को बताया वैसे पोर्टफोलियो क्रिएट किया, तो हमारा पोर्टफोलियो वैसे ही बिहेव करेगा जैसा कि वो सारी टाइप की कंपनीज बिहेव करती है। सो बीइंग ट्रू टू लेबल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग व्हाइल creating portfolios. In different market cycles, like market post COVID, market post October 2024, ये सब मार्केट फेजेस के अंदर ना कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में कुछ पॉपुलर स्टॉक्स होते हैं और कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, अलग अलग होते हैं दोनों, राइट? आप वैल्यूएशन और बिजनेस क्वालिटी के बीच बैलेंस कैसे बनाते हैं इन सब? तो मुझे हमारे जो फ्रेमवर्क है उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम एक पूरा यूनिवर्स बनाते हैं अच्छी क्वालिटी और अच्छी ग्रोथ कंपनीज का। सो जैसे कि आज के समय हमारा जो यूनिवर्स है रफली 250 कंपनीज का है। Okay. हमने करीब 1500 कंपनीज में से ये 250 कंपनीज ऐसी छांटी है जो हमें लगता है हाई ग्रोथ और हाई क्वालिटी कंपनीज है। ठीक है, अब हम लोग हमारा इंटरनल रिसर्च प्रोसेस इस तरह का है कि ये सारी कंपनीज हमारे इंटरनल रिसर्च टीम एनालाइज करती है, सबके ऊपर एक वैल्यूएशन मॉडल बनाती है, और हर समय हमें पता चलता है कि कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, क्या ये अट्रैक्टिव है या अनअट्रैक्टिव है। तो हम देखते हैं कि ये 250 कंपनीज में से सबसे सस्ती 100 कंपनियां कौन सी हो सकती है, सबसे सस्ती 50 कंपनियां कौन सी हो सकती है जो हमारे यूनिवर्स को और फंड के मैंडेट को सेटिस्फाई करती है। सो हमें इस तरह से हम लोग कोशिश करते हैं कि ये तीनों चीज को बैलेंस किया जाए, गुड क्वालिटी बिजनेस, हाई ग्रोथ बिजनेस एंड रीजनेबल वैल्यूएशन। तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक को सैक्रिफाइस करके दूसरे को लेना है, तीनों चीज का जो समावेश होके पोर्टफोलियो बनता है और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनता है। इसीलिए एक बहुत जरूरी है ये सिस्टमैटिक अप्रोच रखना, और वही चीज हम लोग कोशिश करते हैं। Okay. तो वैल्यूएशन के लिए हम लोग टूल यूज करते हैं अनिकेत, फेयर वैल्यू फ्रेमवर्क। सो हर कंपनी का एक फेयर वैल्यू इस्टेब्लिश होता है कि भाई आज के दिन इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है इस कंपनी की, और आज से 5 साल के बाद इसकी ट्रू वैल्यू कितनी होगी, राइट? उसके बाद हम चेक करते हैं कि आज के शेयर प्राइस के कंपैरिजन में 5 साल में हमें कितना पोटेंशियल रिटर्न मिलेगा। तो सारी कंपनीज 250 कंपनीज का हमारे पास ये डेटा होगा, सब कंपनीज का हमें पता चलता है कि पोटेंशियल रिटर्न क्या हो सकता है आज के दिन। शेयर प्राइस कम तो पोटेंशियल रिटर्न ज्यादा, शेयर प्राइस ज्यादा तो पोटेंशियल रिटर्न कम। जिसका शेयर प्राइस कम होगा उसकी फेयर वैल्यू से उसको ऑटोमेटिकली हमारा पोर्टफोलियो में रिकमेंडेशन आएगा फॉर द फंड मैनेजर। ओके, ग्रेट। लास्ट 2-3 इयर्स में, नॉट जस्ट 2-3 इयर्स, बेसिकली जब मार्केट में लिक्विडिटी इतनी सारी देखी है तो बहुत सारे नए कंसेप्ट ऑफ फंड्स मार्केट के अंदर में आ गए, जैसे कि फैक्टर इन्वेस्टिंग, स्मार्ट बीटा, मोमेंटम फंड्स।
एक नॉर्मल इन्वेस्टर को इन्हें कब और क्यों अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए? मैं फिर से बताना चाहूंगा अनिकेत कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर को सबसे पहले एक अच्छे प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर को खोजना चाहिए। म्यूचुअल फंड की खोज के पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की खोज करनी चाहिए राइट, और उसके बाद एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस को मानना चाहिए। ये दोनों स्टेप जरूरी है। बेसिक इन्वेस्टर एक स्टेप करते हैं, बिल्कुल, कुछ इन्वेस्टर एक स्टेप लेते हैं, दूसरा स्टेप नहीं लेते हैं, वो भी नहीं चल सकता है। राइट, तो पहली बात ये, फाइंड आउट अ गुड फाइनेंशियल एडवाइजर हु कैन गाइड यू। सेकंड, लेट्स अज्यूम इन्वेस्टर समझदार है, उसके पास समय है फाइंड आउट करने का कि फैक्टर फंड क्या होता है, मोमेंटम फंड क्या होता है। अगर आपने ये सब रिसर्च कर ली तो एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर फंड और हर स्ट्रैटेजी का एक रीजन होता है कि वो मार्केट में पॉपुलर है। फॉर एग्जांपल, मोमेंटम फंड्स आर पॉपुलर बिकॉज मोमेंटम एज अ फैक्टर हैज डन वेल। अच्छा किया है मोमेंटम ने भी। कुछ फैक्टर्स है जैसे कि हाई क्वालिटी ने भी अच्छा किया है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो इन्वेस्टर्स को याद रखना चाहिए, कोई भी फैक्टर, कोई भी स्ट्रैटेजी हर समय हर पीरियड अच्छा नहीं करेगी अनलेस एंड अनटिल वो फ्रॉड हो। ओके, सिर्फ एक फ्रॉडुलेंट स्ट्रैटेजी हर समय और हर टाइम फ्रेम में अच्छा कर सकती है। करेक्ट, इसके लिए एक इन्वेस्टर को चाहिए कि जरूरी नहीं है पास्ट रिटर्न्स को देखकर कोई स्ट्रैटेजी, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी को के अंदर निवेश करें। अगर आप उस स्ट्रैटेजी को समझते हैं, बिल्कुल आप अपनी समझ के बेस पर इन्वेस्ट करिए, बट इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। कोई भी स्ट्रैटेजी हमेशा अप्स एंड डाउन्स के अंदर जाएगी। एग्जैक्टली। डोंट थिंक कि आज अगर किसी फंड ने, फॉर एग्जांपल मोमेंटम फंड ने लास्ट ईयर 100% रिटर्न दिया है, अगले साल वो फिर से 10% तो रिटर्न देगा भाई, लास्ट ईयर 100 दिया है तो। ऐसा नहीं होता। It can give you negative 20%, it can give you negative 30 also some next year. It can give you positive returns also. Over a long period of time, उस स्ट्रैटेजी का जो हिस्ट्री आपको देखी है, आपको जो आपने समझी है, वो आपको मिलना चालू हो जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको लंबे समय तक निवेश करना है। जो हमने शुरुआत में बात की थी कि रिटर्न्स देखने हैं, लेकिन लंबे समय के रिटर्न्स देखने हैं। सस्टेनेबल। तो वही चीज, इंटरेस्ट रेट्स, रुपी मूवमेंट और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, इन तीनों फैक्टर्स को अगर एक साथ देखा जाए तो नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स में आप इंडियन इक्विटीज की ट्रैजेक्टरी कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से लोग इसको काफी कॉम्प्लेक्स करते हैं इक्विटीज को, क्योंकि हम नॉइज को ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर अभी गल्फ वॉर चल रही है, तेल की कीमतें बढ़ रही है, मुद्रास्फीति की भी काफी ऊपर जा रही है, सो इन्फ्लेशन बढ़ गया है, फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना एक्सपोजर रिड्यूस कर रहे हैं। सो लोगों के दिमाग में काफी क्वेश्चंस आते हैं, और जब मार्केट तेज होता है तो अकॉर्डिंगली हमारा व्यूज पॉजिटिव होता है। जब मार्केट नेगेटिव होता है तो ऑटोमेटिकली हमारे व्यूज सब चीज को लेके नेगेटिव हो जाते हैं। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, हमें हमारा व्यूज लॉन्ग टर्म पे एंकर करना चाहिए। जैसे अर्जुन ने हमेशा चिड़िया की आंख को देखा। निवेशकों को लॉन्ग टर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि इंडिया की इकोनॉमी अगले 5 साल 10 साल में उसका जो ट्रैजेक्टरी है, उसका जो डायरेक्शन है, वो क्या है। और उसका आंसर बहुत सिंपल है अनिकेत। इंडिया की इकोनॉमी इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। एक बड़ी इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, वो बहुत आसान चीज नहीं है, वो बहुत सिंपल चीज नहीं है, और बहुत कॉमन चीज नहीं है। इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, दैट इज ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड टू बी 2 times ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट 5 years। तो अगर हमारी लेट्स से ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 6% है या 7% है, उसमें आप इन्फ्लेशन ऐड कर दीजिए 4 से लेट्स से 4%, तो ओवरऑल जो नॉमिनल ग्रोथ रेट है 10 से 11%, राइट। ये जो नॉमिनल ग्रोथ रेट है, दैट शुड फ्लो इनटू कॉर्पोरेट इंडियाज प्रॉफिटेबिलिटी। सो मान लीजिए कॉर्पोरेट इंडिया कुछ नहीं करती है, जैसी है सब कुछ वैसे ही चल रहा है, सब फ्रीज हो गए एक दिन। 5 साल में कॉर्पोरेट प्रॉफिट शुड देन ग्रो एट द रेट ऑफ नॉमिनल जीडीपी। मान लीजिए 10% ग्रोथ किया जीडीपी, कॉर्पोरेट प्रॉफिट 10% ग्रो करता है, ठीक है। अब आप सोच के देखिए, अगर आप मार्केट्स में निवेश करते हैं एट अ पी मल्टीपल विच इज स्लाइटली लोअर देन लॉन्ग पीरियड एवरेज, ठीक है, तो आपका जो रिटर्न है 5 साल में
क्या वो ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ से ज्यादा होगा या कम होगा या इक्वल होगा, कोई बता नहीं सकता। लेकिन जो चांसेस हैं वो ये है कि आपका रिटर्न या तो अर्निंग्स ग्रोथ के जितना होगा या उससे थोड़ा ज्यादा। मान लीजिए अर्निंग्स ग्रोथ के जितना भी होता है तो आपका रिटर्न कितना हो सकता है, 10%। राइट। राइट। आपको देन अपने आप को कंपेयर करना है कि क्या मुझे 10% रिटर्न, उसको पोस्ट टैक्स भी कर लीजिए, आपको दिखेगा कि पोस्ट टैक्स बेसिस पे क्या ये रिटर्न मेरे लिए अट्रैक्टिव है। अगर अट्रैक्टिव है तो अच्छी बात है, मार्केट इज इन्वेस्टेबल। एंड जब मैं मार्केट बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट लार्ज कैप्स। ओके। राइट। सो लार्ज कैप्स आर टुडे ट्रेडिंग at a small discount to their fair prices. Okay. So then I would presume that the next 5-year returns for investors, it should be very close to or slightly higher than the underlying earnings growth. ऐसे समय में हमें बाकी नॉइज को ध्यान में न रखते हुए ये देखना चाहिए कि भाई मेरा पोटेंशियल रिटर्न 5 साल में इतना है। मैं निवेश करके मार्केट में भूल जाऊंगा, जैसे मैं गोल्ड खरीद के भूल जाता हूँ, प्रॉपर्टी खरीद के भूल जाता हूँ। करेक्ट। मुझे शेयर्स में निवेश करके रोज अपने एनएवी स्टेटमेंट को नहीं देखना है। Right. वो आता है, भूल जाना है। 5 साल के बाद मान लीजिए मैंने इस भूले भटके देख लिया अपने एनएवी स्टेटमेंट को, सडनली आपको दिखेगा कि जो अर्निंग्स ग्रोथ रही है, मान लीजिए 10%, विच इज द बेस मिनिमम, दैट शुड गेट रिफ्लेक्टेड इन द एनएवी ओवर अ 5 to 7 year period. So I think that is what long term investing is. That is what an investor should view and look at when investing in the market. Not what has happened in the previous year, whether the war will happen, will go on, what will happen to the government next year, Bihar elections, UP elections, this, that. I think all of this is noise. Good, nice for all of us to keep talking about. Impact on investor returns is limited. So when we are talking about long-term averages, it is last 15 years average, right? Last 10-year average, 15-year average. What we look at is in fair price, fair value, not just P multiples. So we look at fair value, which is forward looking, not even backward looking. अभी आज के मार्केट एनवायरनमेंट में अगेन मैं फिर उसके ऊपर में आ रहा हूँ, बिकॉज आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर टू आवर व्यूअर्स दैट कि जो मार्केट सिचुएशन अभी चल रही है, इन सब चीजों के अंदर में आपको क्या लगता है कि डायनामिक सेक्टर रोटेशन स्ट्रेटेजी ज्यादा काम करेगी या फिर वही बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी इज गुड टू अप्लाई? देखिए, अगर मैं आपको बोलूंगा कि डायनामिक सेक्टर रोटेशन स्ट्रेटेजी में जाइए, उसमें आपका रिटर्न अच्छा बनेगा, इट इज अ बेटर सेल्स पिच। तो बिल्कुल अच्छा लगेगा कि भाई कोई ना कोई तरीके से आप ज्यादा अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। Right. मैं आपको बोलूंगा कि भाई मैं ऐसे सिर्फ 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाऊंगा और वो 10 स्टॉक्स में जैसे उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, मैं उनको बेच के फिर से नए स्टॉक्स में डालूंगा, मेरे प्राइसेस बढ़ जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्वेस्टर को जो पूछना चाहिए, क्या ऐसा किसी ने कोई सिस्टम के तहत इस पास्ट में किया है? करेक्ट। क्या ये पॉसिबल है? कितना पॉसिबल है? और क्या ये रिपीटेबल है? मान लीजिए मैं एक बहुत ही स्मार्ट और होशियार फंड मैनेजर हूँ, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड का इसका मतलब ये भी होता है कि कभी कभी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। लॉन्ग टर्म में ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, राइट? सेम चीज होती है सेक्टर रोटेशन एज अ स्ट्रैटेजी या स्टॉक सिलेक्शन एज अ स्ट्रैटेजी। वहां पे स्किल और ट्रैक रिकॉर्ड का बहुत फर्क पड़ता है, प्लस वहां पे जो साइंस है दैट इज वेरी लिमिटेड। सो आई वुड फॉर कॉमन इन्वेस्टर्स, जो आम निवेशक है, उनके लिए मैं रिकमेंड यही करूंगा, बाय एंड होल्ड के ऊपर ध्यान दें और छोटा सा पोर्शन अगर उनको लगता है कि भाई, आपको लगता है कि भाई वहां पे ज्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है, मे बी 5% 10% से ज्यादा निवेश उनमें नहीं करना चाहिए। एसेट एलोकेशन करते हैं 5 to 10% अपने पोर्टफोलियो का आप उसमें रन कर सकते हैं सेक्टर एलोकेशन। बिल्कुल बिल्कुल एंटरटेनमेंट के लिए। ओके, सो दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन सर, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर व्यूअर्स बेसिकली, कि एक रेगुलर इन्वेस्टर को जो नेक्स्ट 10 इयर्स में एक बड़ा कॉर्पस बिल्ड करना चाहता है, उसके लिए आपकी सबसे बड़ी गोल्डन रूल क्या होगी? सबसे पहली गोल्डन रूल है सेव करना। फिर तो आगे की बात होगी। इनकम बढ़ाना और सेविंग बढ़ाना, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेनी जरूरी है, बिकॉज वो आपको गाइड करेगा कि कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए, कितना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए और कितनी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि ये बहुत जरूरी है।
ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे इन्वेस्टर्स ने छोटे कॉर्पस के साथ एक सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में काफी बड़ा कॉर्पस बनाया है और काफी अच्छा उन्होंने वित्तीय प्रॉफिट बनाकर एक बड़ा अच्छा गोल अचीव किया है। सो आई थिंक सबसे अच्छी बात यह है कि आज के मार्केट एनवायरनमेंट में अच्छा पोटेंशियल रिटर्न जनरेट करना पॉसिबल है। जैसे कि हमने अभी पॉडकास्ट में डिस्कस किया, इंडिया में शेयर्स के प्राइसेस अभी इस वक्त नरम है, गिरे हुए हैं, थोड़ा वीक मार्केट है, तो पोटेंशियल रिटर्न अभी अच्छा है। दूसरी बात, इंडिया में फाइनेंशियल एडवाइजर्स काफी अच्छे हैं, काफी प्रोफेशनल एडवाइजर्स अवेलेबल हैं, उनकी सलाह लें। और तीसरी चीज, इंडिया एज अ कंट्री इज गुड ऑन सेविंग्स। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, ये सेविंग्स बहुत जरूरी है, सो उस पर और ध्यान दें और नियमित रूप से इन्वेस्ट करें, डिसिप्लिन रहें। आई थिंक इफ यू फॉलो दिस सिंपल रूल्स, save more, focus on in growing your income and invest with discipline, there is nothing which can stop you from attaining your financial goals. Great, sir. Great. बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन रहा मिस्टर विनय पहाड़िया सर के साथ में। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया। दोस्तों, अगर आपको ये कन्वर्सेशन वैल्यूएबल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।